रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड शेयरिंग माय वीडियोस। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की ओवरऑल एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एक्वाइंग ग्रीन विलियम ब्लैक। कि यहाँ पर जो विलियम ब्लैक की एक पोइम है द एक्वाइंग ग्रीन, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहले जो है वो हम अपनी पोइम की तरफ जाने से पहले हम ज़रा सा विलियम ब्लैक के बारे में बेसिकली पढ़ लेते हैं कि विलियम ब्लैक जो है वो कौन से शायर थे, उन्होंने जो है ना ये पोइम क्यों लिखी, क्या वजह बनी, जो है वो उनके लिखने की क्या रीजंस थी, ठीक है, क्या वजूहात थी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। विलियम ब्लैक एक मशहूर अंग्रेज़ी शायर, मुसव्विर और प्रिंट मेकर थे। वो 28 नवंबर 1757 को लंदन में पैदा हुए और 12 अगस्त 1827 को वफात पा गए। ब्लैक को इनकी गहरी तख्लियाती सोच और रूहानी मौज़ूआत के लिए जाना जाता है। मतलब कि वो जो क्या थे कि वो उसको आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पिरिचुअल इमेजिनेशन थीम रखने वाले थे, डीप मीनिंग रखते थे। उसके बाद आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि गर्चे वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, लेकिन आज वो अंग्रेज़ी अदब के अजीम शायरों में जाने जाते हैं। फिर उनकी मशहूर जो दो शायरी के मजमूए हैं, एक है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लैक। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इन किताबों में उन्होंने इंसानी ज़िंदगी के दो पहलुओं को, मासूमियत और तजुर्बे को बयान किया है। कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो जो सॉन्ग्स लिखे थे, एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखा था 1789 में, दूसरा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा था 1794 में। यहाँ पर उन्होंने इसमें क्या बयान किया है, दो पहलुओं को, इंसानी ज़िंदगी के, मासूमियत और तजुर्बा। ब्लैक की शायरी बज़ाहिर सादा होती है, लेकिन इनमें ज़िंदगी, बचपन, फितरत, खुदा और माशरे के गहरे जो है वो छुपे होते हैं, गहरे ये कह लें कि मीनिंग्स छुपे होते हैं। उन्होंने अपनी नज़मों के लिए खूबसूरत तस्वीरें भी खुद बनाई थी। तो ये जो उनकी पोइम है द एक्वाइंग ग्रीन, ये जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है, जो कि बचपन की खुशी और फितरती माहौल की खूबसूरती को क्या करती है, जाहिर करती है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि बेसिकली विलियम ब्लैक जो है ना वो कैसे शायर थे। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिकली वेयर ही बॉर्न। विलियम ब्लैक जो है वो 28 नवंबर 1757 को लंदन पैदा हुए। इनके जो वालिद है वो जुराबें फ़रोख्त करने का काम करते थे। विलियम ब्लैक जो है बचपन ही से आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो फरिश्ते और रूहानी मनाज़र देखने का दावा करते थे और जिनका असर उनकी शायरी और फ़न पर बहुत गहरा असर था। फिर उनकी तालीम के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लैक ने बाकायदा कोई स्कूल नहीं पढ़ा, बल्कि घर पर उन्होंने बाकायदा कोई स्कूल नहीं पढ़ा, बल्कि घर पर उन्होंने तालीम हासिल की। 10 साल की उम्र में उन्होंने ड्राइंग स्कूल में दाखिला ली और बाद में एक नंदा नगार के तौर पर, एक इनग्रेवर के तौर पर तरबियत हासिल की। उन्होंने शायरी और फ़नून लतीफ़ा को मिलाकर एक बड़ा ही मनफरद अंदाज जो है ना वो इख्तियार किया था। फिर उनके जो मेजर वर्क हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि 1782 में ब्लैक ने कैथरीन बाउचर से शादी की, जो एक सादा और गैर तलीम याफ्ता खातून थी। ब्लैक ने इन्हें पढ़ना लिखना खुद सिखाया और वो इनके काम में मदद करती थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही मोहब्बत और मजबूत भरा था। अब आप लोगों ने कहना कि टीचर हमें क्या ये जो ना आप सेंटेंसा बताएं, ये चीज़ बताएं, वो चीज़ बताएं, लेकिन बेसिकली ये बताने का मकसद आपको ये है कि आपको थोड़ा उस राइटर के बारे में पता होना चाहिए जिसकी आप पोएम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आपको एक ये भी बेनिफिट है कि आपके मैंने एक ऐसी एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखी है जो कि आप ओवरऑल स्टैंजा के ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके मेजर वर्क वही बात आ गई, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर जो है वो आप इसमें ये कह सकते हैं कि उनके वाई ही रोड दिस पोइम, कि वाई एक्वाइंग ग्रीन उन्होंने क्यों लिखी थी, क्या लिखने की वजह थी। वाई डिड ब्लैक राइट एक्वाइंग ग्रीन, कि उन्होंने इस पोइम को जो है ना वो क्यों लिखा था। तो बेसिकली इस पोइम को लिखने का क्या मकसद था। विलियम ब्लैक रोड द एक्वाइंग ग्रीन एज अ पार्ट ऑफ हिज बुक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उनकी किताब थी और उसी का एक हिस्सा है ये पोइम। दिस बुक सेलिब्रेट द प्योर एंड जॉयफुल वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड। ये क्या करती है, इस किताब का मकसद बचपन की मासूमियत और खुशियों को बयान करना था। बिफोर इट इज टच्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ अडल्टहुड, इससे पहले ऐसा वक्त जो परेशानियों और तजुर्बा से पाक होता था।
फिर यहाँ पर कहते हैं द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ पीसफुल हैप्पी village scenes where children play, nature sings, and even old people remember their own joyful youth. इस नज़म में वो एक दही मंजर दिखाते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, परिंदे गा रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, बुजुर्ग लोग खुशी से माजी को याद कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक रोड दिस पोएम टू. ब्लैक ने ये क्यों पोएम लिखी? शो द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंट जॉय, एक्सप्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, सेलिब्रेट नेचर, कम्युनिटी एंड सिंपल हैप्पीनेस, contrast innocence with the later experience or sorrow shown in the songs of experience. आई होप कि आपको बेटे यहाँ तक तो पता लग गया होगा, यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली क्यों विलियम ब्लैक ने इस पोएम को लिखा था. अब यहाँ पर इसके थीम है, थीम में क्या चीज़ आती है? इनोसेंस एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड, साइकिल ऑफ लाइफ मॉर्निंग टू नाइट लाइक यूथ टू ओल्ड एज, नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन, टाइम एंड ट्रांजिशंस. आगे इसका पोइटिक मैसेज हमारे लिए क्या है कि लाइफ इज़ अ साइकिल, कि लाइफ क्या हमारा साइकिल है जिसमें चाइल्डहुड टर्न्स इनटू ओल्ड एज, जॉय टर्न्स इनटू रेस्ट. इनोसेंस इज अ ब्यूटीफुल बट इट डजंट लास्ट फॉरएवर. वी शुड वैल्यू द सिंपल मूवमेंट ऑफ जॉय, नेचर एंड टुगेदरनेस, कि हमें अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात को उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जो लम्हा चले जाता है वो वापस दोबारा नहीं आता. यहाँ पर इसका मॉरल लेसन हमें क्या मिलता है कि enjoy the innocence of youth while it lasts and cherish the simple joys of life. नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज हुई हैं. अलिट्रेशन हुई है, स्काईलार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश. अलिट्रेशन वो होती है जो कि आपकी रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट होती है. ठीक है, आगे इमेजरी हमारी क्या है? इमेजरी वो होती है जो कि आप इमेजिनेशन करते हो, अपने माइंड में आप पिक्चर्स बनाते हो, फिर उसके बारे में आप लिख डालते हो. विव्ड पिक्चर्स ऑफ सनराइज, बर्ड्स, चिल्ड्रन प्लेइंग. सिंबलिज्म में क्या है? सनराइज वहाँ पर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ लाइफ को. सनसेट जो एंड ऑफ लाइफ है. इकोइंग ग्रीन हमें ये जाहिर कर रहा है प्लेस ऑफ जॉय एंड कम्युनिटी. अ पर्सोनिफिकेशन जिसमें हम बेजान चीज़ में कोई भी इंसानी क्वालिटी को भर देते हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि द सन डज अराइज, कि जब जो सूरज है वो तुलू होता है, मेक हैप्पी द स्काइज, और क्या आसमानों को खूबसूरत बना देता है. तो यहाँ पर बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम: अलिट्रेशन, इमेजरी, सिंबलिज्म एंड पर्सोनिफिकेशन. सो बेटे यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंजा है, एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ सेंटेंजा we are going to discuss the words meaning of this first stanza. तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंजा है arise, meaning एंड उर्दू हम कह लें तुलू होना, synonym rise, come up, merry खुश मिजाज, joyful cheerful, bush झाड़ी, shrub या plant, skylark एक चहचहाने वाला परिंदा मतलब कि song bird जो गाने गाने वाला है, thrush एक गाने गाने वाला परिंदा. ठीक है, bird cheerful खुशी भरा, happy pleasant, sport खेलकूद, games play, इकोइंग मतलब के गूंजती हुई, रिसाउंडिंग रिंगिंग. अब यहाँ जी तो हियर इज आवर फर्स्ट स्टैंजा. द सन डज अराइज, सूरज तुलू होता है, एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और आसमान को खुश कर देता है. द मैरी बेल्स रिंग, खुशी के घंटे बजते हैं. टू वेलकम द स्प्रिंग, बहार को खुश आमदीद कहने के लिए. टू वेलकम द स्प्रिंग, टू स्काईलार्क एंड थ्रश, चकोर और थ्रश. द बर्ड्स ऑफ द बुश, झाड़ियों के परिंदे. सॉन्ग लाउडर अराउंड, ऊंची आवाज में गाते हैं. टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, घंटियों की खुशी में. वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, जबकि हमारा खेलना. ऑन द इकोइंग ग्रीन, गूंजती हुई घास पर नजर आता है. द सेकंड स्टैंजास, द वर्ड्स मीनिंग इज लाफ अवे, फिक्र दूर करना. केयर फिक्र परेशानी. ओक बलोत का दरख्त. फोक लोग. यूथ टाइम वक्त का जवानी का वक्त. सेकेंड स्टैंजा इज ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, बूढ़ा जॉन सफ़ेद बालों वाला. डज लाफ अवे केयर, फिक्र को हंसी में उड़ा देता है. सिटिंग अंडर द ओक, ओक के दरख्त के नीचे बैठा है. अमंग द ओल्ड फोक, बूढ़े लोगों के साथ. दे लाफ एट आवर प्ले, वो हमारे खेल पर हंसते हैं. एंड सून दे ऑल से, और जल्द ही सब कहते हैं. सच वर द जॉयज, ऐसी ही थी वो खुशियाँ. व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम लड़कियाँ और लड़के. इन आवर यूथ टाइम वर सीन, हमने अपने बचपन में नजर आते थे. ऑन द एकोइंग ग्रीन, ऐसी गूंजती हरी घास पर. सो हियर इज आवर लास्ट स्टेंजाज. वर्ड्स मीनिंग आर वेरी थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड,
मैरी खुश पर खुश, cheerful joyful, descended नीचे गुरूब होना, लैप्स गोद नेस्ट घोंसला रेस्ट आराम, darkening अंधेरा होती हुई. So here is our last stanza is till the little ones weary, जहाँ तक कि छोटे बच्चे थक जाते हैं, no more can be merry, और मज़ीद खुश नहीं रह पाते. The sun does descended, सूरज गुरूब हो जाता है, and our sports have an end, और हमारा खेल ख़त्म हो जाता है. Round the laps of their mothers, अपनी माँओं की गोद में, many sisters and brothers, कई बहन भाई, like birds in their nest, जैसे घोंसले में परिंदे, are ready for rest, आराम के लिए तैयार होते हैं, and sports no more seen, और अब कोई खेल नजर नहीं आता, on the darkening green, अंधेरा होती हुई हरी घास पर. आई होप कि आपको इस पोएम की जो है वो ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम वन बाय वन. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, उसका रेफरेंस आप सबका रेफरेंस एक ही होगा. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन एट द एंड मैंने एक ऐसा भी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन दी है जो कि आप इस पोएम के तीनों रेफरेंसेस तीनों एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट की जगह पे वो कर सकते हैं. Reference: these lines are taken from the poem "The Echoing Green" written by William Black. This poem is from his collection "Songs of Innocence" and describes the joy and peace of a spring morning. Context: the poet paints a picture of a bright morning where nature is alive and cheerful. Children are playing in a green field and birds are singing joyfully as bells ring in the background. Explanation is: in these lines the poet describes the beginning of a spring day. कि इन लाइंस में जो पोइट है वो स्प्रिंग का जो दिन शुरुआत होता है उसको बयान करता है. वो कहता है द सन राइजेज एंड मेक्स द स्काई हैप्पी. जब सूरज तुलू होता है तो आसमान को खुश कर देता है. बर्ड्स लाइक द स्काई लार्क एंड थ्रश सिंग स्वीटली इन द बुशेस. Bells are ringing to welcome spring, and the children are playing games on the green field. The sound of laughter and nature echoes all around. The scene represents happiness, innocence, and harmony with nature. Next, हमारा second stanza है, वो कहते हैं these lines are from the same poem, The Echoing Green by William Black, which reflect the beauty of childhood and the peaceful life of a village. Context is: in this stanza, the poet shift from the children to the elderly. The old men sitting under a tree enjoy watching the children and remember their own childhood days. Explanation: old John with white hair and other elders sit under the oak tree. They smile as they watch the children play. Their laughter shows that they are enjoying the memories of their youth. They recall how the two once played joyfully in the same field. These stanzas connect past and present, showing the cycle of life from childhood to old age. It adds a nostalgic and emotional tune of the poem. कि ये जो सेकंड स्टैंजा है ये बयान करता कि किस तरह से वो बूढ़े बता रहे हैं कि हम बचपन में कैसे रहते थे और जो है ना वो हम किस तरह से खेलते थे. हमें कोई पता नहीं था कि हम पे ये भी वक्त आना है और हमने इस वक्त को भी देखना है. Next, हमारा last stanza is these lines belongs to the poem The Echoing Green by William Black again say, and these lines symbolizes the cycle of life using nature and village life as metaphors. Context: as the day end, जैसा ही दिन खत्म होता है the mood of the poem change, और जो poem का mood है वो तब्दील होता है. The children become tired, जो बच्चे हैं वो थक जाते हैं. The sun sets, सूरज गुरूब होता है, and the once joyful field grows quiet and dark. Explanation is: the children now tired stop playing and return to their mother's lap. कि अब बच्चे बिल्कुल थक चुके हैं और उन्होंने खेलना बंद कर दिया, दोबारा अपनी माँ की गोदों में चले गए हैं. Like baby bird returning to nest, जैसे कि जो बर्ड के परिंदे हैं, जो परिंदों के बच्चे हैं वो अपने घोंसलों में चले गए हैं. The sun sets, सूरज गुरूब हो गया है, and the green field, और जो सबज जो फील्ड है मैदान है, once echoing with laughter growing silent and dark. Grows silent and dark, वो एक दफ़ा फिर से उसकी हंसी गूंजती है, ठीक है, और उसकी खामोशी बढ़ती है, अंधेरा बढ़ता है. This change in the scene symbolizes, ये जो तब्दीली है इस मंजर में इस बात को सिंबलाइज करती है द एंड ऑफ द चाइल्डहुड, कि जो बचपन है, बचपन का जो इख्तिताम है, और इवन द एंड ऑफ लाइफ, वो किसका इख्तिताम है? वो जिंदगी का इख्तिताम है. द पोएट शोज हाउ जॉय एंड इनोसेंस फेड विद टाइम,
कि कैसी मासूमियत और जो खुशी है वो वक्त के साथ है, रिमाइंडिंग अस दैट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ मूव्स टूवर्ड्स द रेस्ट एंड साइलेंस। इस बात को याद दिलाते हुए, इस बात को हमें ये बताते हुए कि ज़िंदगी के हर स्टेज जो है वो रेस्ट और खामोशी है, आराम और खामोशी है। इट ब्रिंग्स अ थॉटफुल एंड काम एंडिंग टू द पोएम। और ये क्या लाता है, ये हमारी पोएम को बड़े ही एक पुरसुकून तरीके में और बड़े ही सोचफुल अंदाज में ये पोएम का क्या करती है, एंड करती है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एट द एंड मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट और एक ऐसी एक्सप्लेनेशन शो करूंगी जो कि आप तीनों कॉन्टेक्स्ट और तीनों एक्सप्लेनेशन की जगह पे आप एक ही एक्सप्लेनेशन और एक ही कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है द पोएम द एकोइंग ग्रीन इज रिटन बाय विलियम ब्लैक, अ फेमस इंग्लिश romantic poet. It is taken from his collection Songs of Innocence. In this poem, Black presents a joyful picture of rural life, focusing on the innocence of children and the peace of nature. The poet contrasts the energy of youth with the calmness of old age, using a simple village scene to reflect the different stages of life. अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जी। द पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्राइट स्प्रिंग मॉर्निंग वेयर बर्ड्स सिंग्स, बेल्स रिंग्स एंड चिल्ड्रन प्ले जॉयफुली ऑन द ग्रीन फील्ड. Their place is full of life and happiness. Nearby, old people sit under a tree smiling as they remember their own childhood. As the day ends, children grow tired and rest in their mother's lap, and the once lovely green becomes quiet and dark. Through this scene, the poet beautifully shows the cycle of life from the childhood to old age, from joy to rest. The poem celebrates innocence, nature, and community life. एक्सप्लेनेशन ये बयान करते हैं, जब पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि स्प्रिंग के मौसम, बहार की खूबसूरत सुबह को बयान करता है। वो कहता है कि उसमें परिंदे गाते हैं, बैल बजती है, घंटियां बजती हैं, जो बच्चे बड़ी खुशी से जो है वो सब्ज मैदानों में खेलते हैं। और ये जो जगह है, ये जिंदगी है, वो खुशियों से भरी पड़ी है। नियर बाय साथ ही जो है वो बूढ़े आदमी बैठे हुए दरख्त के नीचे, जो कि अपने बचपन को याद करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और जैसा ही दिन का जो है वो अख्ताम होता है, बच्चे थक जाते हैं और थक कर अपनी माओ की गोद में वापस चले जाते हैं, और एकदम से फिर से जो है हर चीज क्वाइट और डार्क हो जाती है। और इस मंजर के जरिए जो शायर है वो हमें जिंदगी के एक साइकिल बताता है, कि बचपन से जवानी का एक साइकिल बताता है। और उसमें ये बताता है कि कैसे एकदम से खुशियां होती, जब हम अपने एक और राई पेज को आते, अपने एक ओल्ड एज को आते, तो हर टाइम खामोशी हो जाती है। और ये पोएम सेलिब्रेट करती है इनोसेंस को, बच्चों की मासूमियत को, कुदरत को, और इस कम्युनिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की एक कम्युनिटी को शो करती है कि ये हमारी जिंदगी क्या है, कि जिंदगी खुशियों से स्टार्ट होती है और एट द एंड आपको आपकी जिंदगी का कोई भी मूव है, आपकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा है, आप उसको खुल के एंजॉय करो, क्योंकि उसके बाद हमारे जो है वो जिम्मे या तो रेस्ट आनी है या तो खामोशी आनी है। आई होप कि आपको इस पोएम की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है, तो बिला झिझक आपने मुझसे पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो के बाद वाली अगली वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और अगर आपको थोड़ी बहुत पीछे से आवाज़ आ रही है पंखे की, तो आपको पता गर्मी बहुत है, तो पंखे के साथ साथ छोटी मोटी जो है शरबर वो तो होनी। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।